मतलब मंडे को हम लोगों ने क्या कवर किया था? यस, एलिजाबेथन तक नहीं, एलिजाबेथ हम लोग को करना है, राइट? हम लोगों ने क्या किया था? रेनेसा किया था कवर, राइट? चलिए देखते हैं हम लोग एलिजाबेथन एज को देखते हैं। इस एज को कहाँ से कहाँ तक, पहले तो ये देखें कि ये एज कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो देख सकते हैं 1558 टू 1603 तक ये एज माना जाता है। मीन्स टोटल ओवरऑल देख सकते हैं 45 ईयर्स का ये टाइम पीरियड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। Elizabeth first ruled over England during 1558 to 1603, so the age was named after her name. Actually, एलिजाबेथ फर्स्ट गद्दी पे बैठती हैं और इसीलिए इस एज का नाम रखा गया एलिजाबेथन एज। ओके, और इनके टाइम में लिटरेचर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया, इसलिए इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इसी टाइम पे शेक्सपियर साहब ने अपना जलवा भी खेरा, इसलिए एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और फ्लावरिंग एज ऑफ एलिजाबेथन, सॉरी, फ्लावरिंग एज भी कहा जाता है एलिजाबेथन एज को। ये सारे नेम हैं। एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड विच एज इज known as in एलिजाबेथन English एज, literature. Yes, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज। yes, very nice. Nest of singing bird. Okay, singing bird जो बोला जाता है, किस एज को माना जाता है? एलिजाबेथन एज। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट है, इसको भी आप लोग जानते हुए चलिए आगे देख लेते हैं। द इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिस्ड इन दिस एज। इस एज में जो इंग्लिश लिटरेचर था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया। इंग्लिश कॉमर्स डेवलप्ड मच ड्यूरिंग दिस एज। दिस वाज द एज ऑफ राइटर्स लाइक मार्लो। आप लोगों ने मार्लो के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बोलते ही शेक्सपियर के लिए बोला जाता है कि देयर इज नो मार्लो, देयर इज नो शेक्सपियर। अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर का कोई अस्तित्व ना होता, क्योंकि शेक्सपियर साहब हमारे बड़े दिमागदार थे। वो क्या करते थे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट जो नोटेबल राइटर थे उस टाइम के राइटर्स थे, सिडनी थे, स्पेंसर, रैल्फ, बैकन एंड जॉनसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोला जाता है एलिजाबेथन एज के बारे में, अ नोबल एंड प्यूजेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। ये जॉन मिल्टन ने कहा था इस एज के बारे में कि ये जो एलिजाबेथ जब गद्दी पे बैठती हैं तो वो जो इंग्लैंड रहता है दबा हुआ रहता है। यू कैन से दैट मेनी रिवोल्ट राउजेस इन इन देयर। तो उस टाइम पे जब वो गद्दी पे बैठती हैं तो राष्ट्र ऐसे जागता है, ऐसे शक्तिशाली बनता है, ऐसे महान राष्ट्र के रूप में उभरता है, जैसे एक ताकतवर व्यक्ति जब नींद से उठता है, अपने आप को खुद को जगाता है और अपने बालों को झटकता है, उस ताकत के साथ ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर द रूल ऑफ एडवर्ड और मैरी, जब एडवर्ड और मैरी के रूल के बाद क्वीन एलिजाबेथ एक्सेशन इन थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, गद्दी बैठती, चेंज द हिस्ट्री, इतिहास बदल के रख देती हैं। आर्ट, लिटरेचर ये सब कुछ उन्होंने बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही अच्छे से उनको ऑपरेट किया था। यहाँ तक कि उस समय पे जो धर्म को लेके विवाद था उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप में हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे तो ज्यादा परेशानी होगी। उतना ही पढ़े जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एज। क्या हमें जानना है उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, किस टाइम के? एलिजाबेथ टाइम के। हिस्टोरिकल फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल फीचर देखेंगे। क्या है? इंग्लैंड फाउंड द परफेक्ट रिलीजन टॉलरेंस। इंग्लैंड ने क्या पाया? परफेक्ट रिलीजियस टॉलरेंस पाया। अ ग्रेट ट्रेड ब्रॉट अबाउंड वेल्थ ऑफ इंग्लैंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो रहने का स्टैंडर्ड था वो अच्छा हो जाता है, ठीक है, इम्प्रूव हो जाता है। पीस एट होम एंड अब्रोड, मतलब इंग्लैंड में भी शांति रहती है और इंग्लैंड डोमिनेंट जो कंट्रीज होती हैं वहां पर भी शांति देखने को मिलती है। इट इज नोन एज एज ऑफ ड्रीम, ये सपनों का एज माना जाता है। एज ऑफ एडवेंचर, हालांकि
जो मैरी का भी टाइम रहता है वो भी माना जाता है, मैरी रहती है ना, शायद माइंड स्लिप हो रहा है। तो ये जो एलिजाबेथन एज है उसको भी एज ऑफ एडवेंचर माना जाता है, एज ऑफ इंटेलेक्चुअल माना जाता है, इंटेलेक्चुअल एज के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नेम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए एज ऑफ ड्रीम्स विच, ऐसे अगर पूछ लिया जाए विच इज नोन एज द एज ऑफ ड्रीम्स, देन क्या होना चाहिए, एलिजाबेथन एज। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप मैम लोगों जो ने क्वेश्चन आपने बोला था अभी प्लीज एक बार उसे रिपीट करना। जो जस्ट अभी बोला, विच एज इज नोन एज द एज ऑफ ड्रीम, वही तो। जी अभी जो बोला था, हाँ जी जी। हाँ, विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन एज द एज ऑफ ड्रीम्स। अगर ऐसे बोल दिया गया कि एज ऑफ ड्रीम के नाम से कौन सा एज माना जाता है, तो ये आपका एलिजाबेथन एज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते ओके। हैं, डिफीट इन द स्पेनिश अर्मडा, ये पूछा जाता है कि स्पेनिश जो अर्मडा था ये किस टाइम में हुआ था, तो 1588 में। ओके, a planned invasion of England by King Philip II of Spain made Queen Elizabeth I the greatest ruler of England। आगे देख लेते हैं, इन्होंने शादी नहीं किया था क्वीन एलिजाबेथ, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है कि इन्होंने पूरे इंग्लैंड को ही अपना बच्चा माना था। उन्होंने कहा था मेरी शादी इंग्लैंड से हो गई है और यहाँ के जो निवासी वो हमारे बच्चे हैं, तो हमें शादी की ज़रूरत नहीं है। और ये खुद बहुत ही अच्छी डांसर थी, ये कला की प्रेमी थी, और इसलिए कला में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता था। इंटरेस्ट जब राजा ही इंटरेस्ट लेगा तो वहाँ की प्रजा तो ऑलरेडी लेगी ही लेगी। और इसी वजह से ये जो हमारे महान शेक्सपियर बने थे, अगर श्रेय जाता है तो ये एलिजाबेथन को ही जाता है। आगे देख लेते हैं लिटरेरी फीचर्स। लिटरेरी फीचर्स में देखते हैं, इट इज द एज ऑफ पोएट्री, ये किस इस एज को माना जाता है, एज ऑफ पोएट्री के भी नाम से जाना जाता है। गोल्डन एज, ये तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, द गोल्डन एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स, उस टाइम के जो ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स थे कौन कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे, वेल नोन है, एडमंड स्पेंसर, थॉमस सैकविल, फिलिप सिडनी, जॉर्ज कैपमैन, एटीसी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। Are the product of this age. Now, the greatest literature in English literature was raised during this period. Okay, the greatest literature in English literature was raised during this period. इस period में literature अपने बोल सकते हैं पिक पे था। Notable writers and works of this age, जैसा कि अभी हम लोगों ने नाम वहाँ पे पढ़ा, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, इनके कुछ वर्क्स के बारे में जानेंगे। ओके, एडमंड स्पेंसर वाज नोन एज द पोएट ऑफ पोएट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे पोएट्स ऑफ पोएट के नाम से जाना जाता है, तो एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है। और किसने कहा है, कॉल्ड बाय, किसके द्वारा कहा गया है, तो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कहा गया है पोएट्स ऑफ पोएट। ही इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फेरी क्वीन। जो फेरी क्वीन है, इनका इज एन एपिक रिफर्स टू अ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक, ओरिजिनली प्लान्ड इन इंक्लूड 24 बुक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेरी क्वीन में कितनी किताबें हैं, 24, ईच ऑफ विच अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द नाइट who represents a moral virtue, but only 6 books were completed. 24 बुक्स में से सिर्फ 6 बुक ही कंप्लीट हुई थी, सेलिब्रेटिंग हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कार्टेसी। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल के बारे में जानते हैं कि क्या है, एक pastoral elegy upon the death of the most notable and valorous knight सर फिलिप सिडनी के ऊपर ये लिखा गया था, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यस जस्ट वेट, ओके, अमोरेटी, ठीक है, अमोरेटी के बारे में देख लेते हैं, यस। अमोरेटी इज अ सोनेट साइकिल रिटेन बाय एडमंड स्पेंसर। ये किसके द्वारा लिखा गया है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। इन द 16th century, bicycle describes his courtship and eventual marriage to Elizabeth Boyle। जो इनकी वाइफ थी, ऐसा अगर समझिए कि अपनी मतलब विवाह गीत, सॉरी
नो, वो हमने अलग बता दिया। द साइकिल डिस्क्राइब्स हीज कॉर्टशिप एंड एडवेंचर मैरिज ऑफ एलिजाबेथ एंड बॉयल से रिलेटेड है अमरेठी। इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है। किसने लिखा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बस ज्यादा याद नहीं करना है, आपको ये जानना है कि अमरेठी किसने लिखा है। यस, एडमंड स्पेंसर ने। नेक्स्ट आता है एपिथेल्मियम, इसको हम अभी जस्ट बता रहे हैं। एन ओड रिटन बाय एडमंड स्पेंसर टू हिज ब्राइड, उनकी जो दुल्हन थी एलिजाबेथ बॉयल, इनके लिए इन्होंने एपिथेलियम लिखा था, एपिथेलेमियन। ओके, एक प्रकार से विवाह गीत था ऑन देयर वेडिंग डे इन 1594। प्रोथेलेमियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोथेलेमियम, जो प्रोथेलेमियम होता है, कॉमनली यूज नेम द प्रोथेलेमियम आर स्पाउसल वर्ड्स, इसको प्रोथेलेमियम भी कहा जाता है या स्पाउसल वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि स्पाउसल वर्ड्स, ओके, किसे कहा जाता है, तो प्रोथेलेमियम को कहा जाता है। इन द ऑनर ऑफ द डबल मैरिज, ये दो शादी हुई थी, मतलब ऐसा समझिए कि एक किंग थे, उनकी बेटी की शादी थी। ओके, उनकी जुड़वा बेटी की शादी थी, उनके लिए ये लिखा गया था। ओके, आगे देख लेते हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानिए इसका अदर नेम क्या है और ये लिखा कब गया, किसके लिए लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं द शेफर्ड्स कैलेंडर। द सेफर्डिस कैलेंडर या सेफर्ड्स कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, इज अ पोम दैट कंसिस्ट ऑफ 12 eclogues. Each eclogue is named after a different month, 12 महीने की बात की जाएगी, which represents the turning of the seasons. An eclogue is a short pastoral poem that is in the form of dialogue or soliloquy. नेक्स्ट आता है मदर हैबर्ड, हैबर्ड्स टेल अ सटायर ऑन सोसाइटी, ये सोसाइटी पे सटायर की गई है इस वर्क में। फोर हाइम्स की बात की गई है ऑन लव, ब्यूटी, हेवनली लव एंड हेवनली ब्यूटी। ओके, नाउ थॉमस सैकविल, इनका तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इनके बारे में, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो वो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, फोरेक्स एंड फॉरेक्स। ये इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका एक और नेम क्या है, क्या नेम है, गॉर्बोडक, या ऐसे पूछ लेगा गॉर्बोडक का एक और नेम क्या है, ये क्या है, फेरोक्स, फेरेक्स एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स। ओके, हाँ जी। इसको लिखा किस में गया था, तो ब्लैंक वर्ड्स में। अगर क्वेश्चन और लेवल का बनाता है तो ये पूछ लेगा कि किसको कैसे लिखा गया था, ब्लैंक वर्ड्स में। और जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, मोस्टली लोगों के एकदम बोलते हैं कि टंग बियर होता है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, गॉर्बोडक, ओके, या फेरेक्स एंड फॉरेक्स, या किसने लिखा है, थॉमस सैकवेल। ओके, ये इस तरीके से, तीन तरीके से क्वेश्चन, इसे तीन या चार तरीके से इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना ही हम लोग को जानने की जरूरत है। which deals with the consequences of political rivalry. He wrote this in a collaboration with Thomas Norton. और याद रखिएगा किसके कोलैबोरेशन में, चौथा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसके कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा गया था, तो थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी, ही प्रेजेंट्स द आइडियल्स ऑफ हिज pastoral honor and national greatness. He is an ideal gentleman. He had written आर्केडिया। आर्केडिया तो वेल नोन है, सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्वेश्चन वहां फंस जाएगा जब ये पूछ लिया जाएगा आर्केडिया का एक और नाम बताइए, या अगर लिख दिया गया इसका एक और नाम दे दिया गया तो आता हुआ भी क्वेश्चन घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और नाम होता है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ओके, इसको सिंपली में आर्केडिया कह दिया जाता है, लेकिन इसका जो फुल टाइटल है बोला जाता है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पेस्टोरल रोमांस है इन विच शेफर्ड्स एंड शेफर्डेस सिंग टू ऑफ द डिलाइट ऑफ रूरल लाइफ। नेक्स्ट आते हैं एपोलॉजीज फॉर पोएट्री। First critical essay in English generally called the defense of poesy. Important है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। First critical essays in English generally called the defense of poesy appeared in answer to a pamphlet by Stephen Gosson called The School of Abuse. In this book, Stephen denounced the poetry of the age
with Puritan values. नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता होगा। ओके, वॉइस हमारी आ रही है आप लोगों को? जी, ओके ओके ओके। नहीं, एक्चुअली कॉल आ जाती है तो वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए पूछ रहे हैं। ओके, देखते हैं स्ट्रोफेल एंड स्टेला ये क्या है। इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। पहला क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया इस तरीके से, स्ट्रोफेल एंड स्टेला तो सबको पता है किसने लिखा है, सबको अच्छे से एकदम रट्टा मारा हुआ है। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि ये क्या है, किसका कलेक्शन है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, एड्रेस्ड टू लेडी पेनलोप वेरॉक्स, किसको एड्रेस करता है, तो लेडी। देखिए ये जब लेवल बढ़ाएगा, अगर ये क्वेश्चन में लेवल बढ़ाता है तो कैसे पूछेगा वो हम आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर घुमाता है तो किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रोफल इन स्ट्रेला इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एड्रेस टू लेडी पेनलोप and Penelope Deveraux, to whom Philip Sidney once betrothed, मतलब जिसके साथ मतलब इनका क्या हुआ था, betrothed हुआ था। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि जो एस्ट्रोफेला एंड स्टेला है, ये एस्ट्रोफेला एंड स्टेला है, इसमें कंटेन्स 100, याद रखिएगा 108 सोनेट्स। 108 सोनेट, 108 हाँ, सोनेट से 11 सॉन्ग्स। एंड 11 सॉन्ग्स। अगर ऐसे पूछ लिया गया कितने सोनेट हैं, तो 108 सोनेट है। कितने सॉन्ग्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, बुराई नहीं है, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। द नेम डिराइव्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो स्ट्रोफेला एंड स्टेला है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आस्ट्रे, ASTER, जिसका मतलब होता है स्टार। बहुत लेवल का, इसे समझिए कि अगर नेट जेआरएफ में जाएंगे तो ये इतना ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है। और फाइल, फाइल वेल नोन होता है, क्या होता है, फाइल मीन्स लव होता है ना, लवर ऐसा। एंड द लैटिन वर्ड स्टेला मीन्स स्टार होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रोफेला एंड स्टेला के बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारी अच्छे से ले लिया। आगे देख लेते हैं जॉर्ज चैपमैन, ही ट्रांसलेटेड इलियड इन 1611 एंड ओडिसी इन 1614। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 1611 में इलियड को किसने ट्रांसलेट किया, तो जॉर्ज कैपमैन। ओडिसी को किसने ट्रांसलेट किया 1614 में, तो जॉर्ज कैपमैन। His Homer is the great piece of literature. He had completed Marlowe's Hero and Leander. तो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं माइकल ड्रेटॉन। माइकल ड्रेटॉन के बारे में समझिए। पॉलियोल्बियन is the chief contribution. An enormous poem describes towns, mountains, yes, towns, mountains, and rivers of Britain with interesting legends connected to them. He had barons, wars, and heroic epistle of England. A very important minor poem, Ballad of Azincourt, shows the old English love of brave deeds of and of the songs. यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, माइकल ड्रेटॉन देखा। माइकल ड्रेटॉन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अभी इतना ही हम लोग रखेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी वीड्स थोड़े लंबे हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। इसमें आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं। हिस्ट्री वैसे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को